लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के हाइब्रिड पैरामीटर के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपने बनाए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है हाइब्रिड पैरामीटर के उपयोग से ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का विश्लेषण। और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का विश्लेषण करते वक्त हम यहाँ पर जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे वो है करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम लेते हैं करंट गेन। और यहाँ पर ये एक सामान्य सर्किट बनाया है हाइब्रिड पैरामीटर के इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। इसी सर्किट को लेते हुए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे करंट गेन। और करंट गेन जो होता है जिसको AI से लिखा है इज इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। दोनों करंट का जो रेशियो रहेगा वो करंट गेन कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ आगे भी काम में आएगी कि यहाँ जो हमने हाइब्रिड पैरामीटर के इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर का जो सर्किट बनाया है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का है। क्योंकि यदि ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर काम में लेना है तो फिर हमें उसे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ना होता है। रीज़न ये है कि इसमें जो भी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। यानी हम जितना इनपुट देते हैं उससे कुछ अधिक आउटपुट हमें प्राप्त होता है। और यदि कुछ अधिक आउटपुट हमें मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमने दिया था उससे अधिक इसने हमको वापस दिया है, यानी कुछ न कुछ उसमें वृद्धि करके दी है। इसलिए इसको एम्पलीफायर कहते हैं, प्रवर्धक कहते हैं। दूसरा, इस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हम इनपुट सिग्नल देते हैं वैसे ही हमें आउटपुट सिग्नल नहीं मिलता। उसमें कुछ एम्पलीट्यूड में कुछ न कुछ वृद्धि रहती है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो मिलता है उसमें हमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है। जिस शेप में हमने दिया था उस शेप में न मिल करके उसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है। तो जब भी हम आउटपुट वोल्टेज को लिखेंगे तो वहाँ हम उसको विथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। और ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें बताएगा कि आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम करंट गेन। और करंट गेन को जैसे यहाँ डिफाइन किया है AI इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इस करंट गेन की वैल्यू निकालने के लिए हमें I2 की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। और I2 की वैल्यू हमने यहाँ पर जो ये सर्किट बनाया है या हाइब्रिड पैरामीटर के लिए जो अपन ने इक्वेशन लिखे थे उन्हीं इक्वेशन को लेकर के या इस सर्किट के आउटपुट में किरचॉफ का लॉ लगा दिया जाए तो यह हमें इक्वेशन मिलती है।
कि आउटपुट करंट इज इक्वल टू HF(I1) प्लस HOV2। यहाँ V2 जो है वो आउटपुट वोल्टेज है जो कि लोड रेजिस्टेंस की टर्मिनल पर लिया गया है, इसलिए V2 इज इक्वल टू I2 इंटू ZL जो लोड रेजिस्टेंस है विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इस V2 की वैल्यू इस इक्वेशन में लिखेंगे करंट I2 की इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन हमें मिलती है। और इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने I2/I1 की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि कहलाएगा करंट गेन, और उसकी वैल्यू हमें मिलती है AI इज इक्वल टू HF/1 प्लस HOZL। तो ये तो आया अपना करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। नेक्स्ट लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस ZI। इनपुट इम्पीडेंस ZI जो है वो कहलाएगी अपनी इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, इन दोनों का रेशियो। और इस इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें वोल्टेज V1 की ज़रूरत पड़ेगी, और इस वोल्टेज V1 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए या तो हमने जहाँ हाइब्रिड पैरामीटर की इक्वेशन लिखी थी वहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं, या यहाँ पर हमने जो सर्किट बनाया है उस सर्किट के इनपुट में किरचॉफ के सेकंड लॉ लगा करके इक्वेशन निकाल लीजिए। तो वो इक्वेशन आएगी अपने पास V1 इज इक्वल टू HI(I1) प्लस HR(V2)। यहाँ पर हमें इसी इक्वेशन में V2 की वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या है -I2 इंटू ZL, वो वैल्यू रख दीजिए, और वो वैल्यू रखें तो अपने पास इक्वेशन मिलती है ये वाली। अब हमें वैल्यू चाहिए V1/I1 की, तो इस पूरी इक्वेशन में I1 का भाग दे दिया जाए तो वही इक्वेशन आएगी। यहाँ पर ये I2/I1 जो है यह है करंट गेन, इसको हमने नेक्स्ट इक्वेशन में AI से लिखा है, और देन आफ्टर हमने इस AI की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट की है, वो है HF/1 प्लस HO इंटू ZL। ये वैल्यू रखने के बाद में इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आती है कि ZI इज इक्वल टू HI माइनस HF/1 प्लस HOZL इंटू ZL। नेक्स्ट अपना जो पार्ट है वो है वोल्टेज गेन। जिस प्रकार से हमने करंट गेन की वैल्यू निकाली थी कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम वोल्टेज गेन की वैल्यू भी निकालेंगे, और वो वैल्यू रहेगी वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू -I2 इंटू ZL रखेंगे, और फिर उसके बाद में हमने जहाँ करंट गेन को डिफाइन किया था कि AI इज इक्वल टू I2/I1, यहाँ से I2 की वैल्यू निकालें तो वो आती है AI इंटू I1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन।
वही यहाँ पर I2 की जगह वैल्यू रखी है। इस इक्वेशन को सोल्व करने पर नेक्स्ट पार्ट यह आता है, यानी वोल्टेज गेन जो है इन फॉर्म ऑफ करंट गेन एंड इनपुट इम्पीडेंस। ये दोनों वैल्यू हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि करंट गेन कितना है और इनपुट इम्पीडेंस कितनी है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और पुट करने के बाद इसको सोल्व करें तो अपने पास इक्वेशन आती है AV इज इक्वल टू माइनस HFZL अपॉन HI प्लस ब्रैकेट में वैल्यू है HIHO माइनस HRHF इंटू ZL। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है जिसमें सारे हाइब्रिड पैरामीटर है, इसको डेल्टा एच से लिखा है। और ये डेल्टा एच जो है वो है हाइब्रिड पैरामीटर की जो मैट्रिक्स अपने को मिलती है, उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सारणी की वैल्यू है। तो हमें जो लास्ट में जो वोल्टेज गेन की वैल्यू मिलती है वो है AV इज इक्वल टू माइनस HFZL अपॉन HI प्लस डेल्टा H इंटू ZL। नेक्स्ट जो वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है वो है आउटपुट इम्पीडेंस ZO। और इस आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने थेवेनिन प्रमेय की सहायता से आउटपुट इम्पीडेंस निकाली थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इस आउटपुट इम्पीडेंस का मान ज्ञात करने के लिए परिपथ में जो भी सोर्स वोल्टेज है उसको तो हम शून्य ले लेंगे और लोड प्रतिबाधा ZL को वोल्टेज सोर्स V2 से प्रतिस्थापित करके V2 से ली गई धारा यदि I2 है तो V2 और I2 का जो रेशियो है वो आउटपुट इम्पीडेंस होगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें एम्पलीफायर में आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी है तो जो सोर्स वोल्टेज जो भी हमने रखी है इनपुट में उसको तो जीरो ले लीजिए और जो आउटपुट में हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया था उस लोड रेजिस्टेंस को किसी वोल्टेज सोर्स से प्रतिस्थापित करके, जैसे यहाँ पर वोल्टेज सोर्स V2 लिया है, से प्रतिस्थापित करके उस वोल्टेज सोर्स के द्वारा कितनी करंट फ्लो हो रही है वो करंट यहाँ पर हमने I2 ली है, तो उस स्थिति में उस वोल्टेज V2 और I2 का जो रेशियो है वो आउटपुट इम्पीडेंस कहलाएगा। तो सबसे पहले हम इनपुट जो सर्किट है उसमें किरचॉफ का लॉ लेते हैं और किरचॉफ के लॉ लेकर के जब हमने करंट I1 की वैल्यू निकाली तो वो ये वैल्यू आती। फिर चूंकि हमें पता है कि I2 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है आउटपुट करंट की इन फॉर्म ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर। आगे बढ़ें तो I2 की वैल्यू जहाँ रखी है I2 इज इक्वल टू HF इंटू I1 की जगह I1 की वैल्यू पुट कीजिए और पुट करने पर अपने पास ये इक्वेशन आती। इसी इक्वेशन को लेकर के हम आगे बढ़ें तो V2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व किया और सोल्व करने पर लास्ट में जो आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आती है वो है ZO इज इक्वल टू RS प्लस HI अपॉन डेल्टा H प्लस HORS। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है पावर गेन, शक्ति लाभ।
और शक्ति लाभ की वैल्यू भी हम या पावर गेन को भी उसी प्रकार से डिफाइन करेंगे जिस प्रकार से हमने करंट गेन और वोल्टेज गेन को डिफाइन किया था कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशियो है वो पावर गेन कहलाएगा। चूँकि पावर P इज इक्वल टू होती है इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट VI, तो आउटपुट के लिए लिखो तो V2I2 अपॉन इनपुट के लिए लिखे तो V1 I1। यहाँ पर ये तो हो गया V2 अपॉन V1 तो वोल्टेज गेन और I2 अपॉन I1 हो गया करंट गेन। इन दोनों की ही वैल्यू हमने निकाल ली है, वो यहाँ पुट करेंगे इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और फिर इसको सोल्व करें तो अपने पास वैल्यू आती है AP इज इक्वल टू HF स्क्वायर ZL अपॉन HI प्लस डेल्टा H इंटू ZL, फिर ब्रैकेट 1 प्लस HOZL। तो ये तो अपने पास हमने कैलकुलेट किया करंट गेन कितना है, वोल्टेज गेन कितना है, इनपुट इम्पीडेंस कितनी है, आउटपुट इम्पीडेंस कितनी है और पावर गेन कितना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।